हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग का पाठ 5 आंकड़ों का संगठन व्यवस्थितीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में देखेंगे और उसको जानेंगे क्या है, और साथ ही साथ समंकों के संपादन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इनका संपादन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे सांख्यिकी श्रेणियों के बारे में। जब संकलित की हुई सामग्री को तर्कपूर्ण ढंग से एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे श्रेणी या पदमाला कहते हैं, और समंकों को उचित ढंग से क्रमबद्ध करने के लिए सांख्यिकी श्रेणियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी हम लोग समंकों को संकलित करते हैं उनको तर्कपूर्ण ढंग से रखा जाता है, अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, और इसीलिए श्रेणी तर्कपूर्ण ढंग से रखी हुई पदों की ऐसी व्याख्या को कहते हैं जिसमें पदों को गुण के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से रखा जाता है। और कॉर्नर ने इसको परिभाषित भी किया है, जो आप लोगों को कॉपी में भी लिखना चाहिए। यदि दो चर मूल्यों को एक साथ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि एक का मापनीय अंतर दूसरे के मापनीय अंतर से संबंधित हो तो इस प्रकार प्राप्त समंकों को सांख्यिकी श्रेणी या पदमाला कहते हैं। तो ये जो सांख्यिकी श्रेणियां होती हैं इसको दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहला तो गुण के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। और आने वाले समय में जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग गुण रचना के आधार पर प्रश्नावली बनाएंगे, क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे। तो आज हम लोग को दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक तो गुण के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों के प्रकार, और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुण के आधार पर जो सांख्यिकी श्रेणियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो है समयानुसार श्रेणी, दूसरा है स्थानानुसार श्रेणी, और तीसरा है परिस्थिति के अनुसार श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समयानुसार श्रेणी। इस श्रेणी को काल श्रेणी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में समय के किसी माप जैसे कि वर्ष, माह, सप्ताह, दिन आदि के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को समझाऊं तो यदि हम लोग भारत देश की जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं, 1951 में इतने करोड़ थी जनसंख्या, उसके बाद 61 में इतनी हो गई, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। फिर 1971 में इतनी थी, 81 में इतनी थी, और 2011 जो पिछली जनगणना हुई थी उसमें इतना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि वर्षों के आधार पर संख्याओं को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए इसे समयानुसार श्रेणी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो प्रकार होता है वो है स्थानानुसार श्रेणी। यह श्रेणी किसी वस्तु के स्थान संबंधी जानकारी देता है, और यह जो है वो व्यक्तिगत श्रेणी में होता है जिसमें समय तो स्थिर रहता है किंतु स्थान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि हम लोग ये बोले हैं कि 1971 में भारत के 5 राज्यों में प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी थी, और उसका हम लोग एक चार्ट बनाएं। तो ये स्थानानुसार, क्योंकि समय स्थिर है 1971, स्थान में परिवर्तन है। जैसे कि 5 राज्य हम लोग ले लेते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो यहाँ हर राज्य में प्रति 1000 पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अलग अलग है, और इसको जब हम लोग लिखते हैं तो इसके अनुसार से जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो इसको स्थानानुसार वर्गीकरण कहते हैं। उसके बाद जो इसका तीसरा प्रकार है वो है परिस्थिति श्रेणी। जब समंकों का वर्गीकरण किसी परिस्थिति के अनुसार किया जाता है तो उसको परिस्थिति श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि विभिन्न धर्मों के आधार पर देश की जनसंख्या, या व्यय के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण, या आर्थिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण, ये सब जो है परिस्थिति श्रेणी कहलाती हैं।
और यदि हम लोग देखें दो परिवार की भी हम लोग तुलना करें, दोनों परिवार के व्ययों को हम लोग देखें, अलग अलग व्यय में, अलग अलग मद में उन लोग कितना कितना खर्च करते हैं। भोजन में कितना करते हैं, कपड़ा में कितना करते हैं, ईंधन में कितना करते हैं, सब्जी भाजी में कितना खर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्चा करते हैं। और जब इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसको परिस्थिति वर्गीकरण कहते हैं। तो ये हमने पहला आधार देखा। अब हम लोग दूसरा आधार देखेंगे, रचना के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो रचना के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं और यही 3 प्रकार को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले चैप्टरों में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन्हीं रचना के आधार पर ही हम लोग क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो रचना के आधार पर भी 3 प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। एक होती है व्यक्तिगत, दूसरा होती है खंडित और तीसरी होती है अखंडित श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। इस श्रेणी में प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप होता है और यहाँ पे कोई वर्ग नहीं बनाया जाता। यदि 5 परिवार के प्रत्येक की मासिक आय अलग अलग लिख दी जाए तो ये व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग खंडित श्रेणी। जब विशिष्ट गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो उसको खंडित श्रेणी कहते हैं। इस पदमाला में मूल्य की आवृत्ति जितनी बार होती है वह संख्या उसी मूल के सामने में लिख दी जाती है। जैसे कि 3 रुपया मजदूरी पाने वालों मजदूरों की संख्या कितनी है, 12, उसको उसके सामने में लिख देंगे। 5 रुपये मजदूरी पाने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है, 20, तो उसके सामने लिख देंगे। इस प्रकार इसमें 2 पद होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं खंडित श्रेणी। और तीसरा जो है वो है अखंडित श्रेणी, जिसको कि सतत श्रेणी भी कहा जाता है। कि और इसकी विशेषता ये होती है कि पदों की श्रृंखला में निरंतरता रहती है और इस श्रेणी का निर्माण उस समय किया जाता है जब वास्तविक मूल्य पद की 2 सीमाओं के भीतर में आता है। और इसको पहचानना बहुत सरल है। शुरू में ही आपको मिलेगा वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। जब ऐसे वर्गांतर बने हुए हों तो आप खुद समझ जाइए कि ये अखंडित या सतत श्रेणी है। अब हम लोग देखते हैं आंकड़ों का या समंकों का संपादन कैसे किया जाता है। संपादन का कार्य जो है सांख्यिकी अनुसंधान के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि संकलित समंक अव्यवस्थित होते हैं और उससे कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकाला जा सकता। और कभी कभी आंकड़ों के संकलन कार्य में लगे व्यक्तियों की व्यक्तिगत पक्षपात की भावना और कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अशुद्ध समंकों का संकलन हो जाता है और ये कभी कभी अपर्याप्त भी होते हैं और अशुद्ध सूचनाएं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में समंकों का संपादन करना आवश्यक हो जाता है और ताकि शुद्ध आंकड़े प्राप्त किए जा सकें। यदि कुछ सूचनाएं अपूर्ण हैं तो उनको पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है, यदि अशुद्ध होती हैं तो उसको शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। आप लोग प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार में जो न्यूज़ छपे होते हैं वो भी संपादन के बाद ही आपके पास आते हैं, क्योंकि जो विभिन्न क्षेत्रों के संवाददाता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से सूचनाएं एकत्रित करके भेज देते हैं और जो अखबार का प्रधान संपादक होता है वो इस बात को देखता है कि कौन सी सूचना को प्रकाशित करना है, किसको नहीं करना है, उसमें क्या काट छांट की आवश्यकता है, क्या त्रुटि सुधार की आवश्यकता है, और उसके बाद ही वो पेपर में प्रिंट होते हैं। तो जब संपादन किया जाता है तो उसमें 3 बातों को मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। उसकी परिशुद्धता, जैसे कि पहला बिंदु है, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर अनुसंधानकर्ता को इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि संकलित प्राथमिक सामग्री शुद्धता के पूर्व निश्चित स्तर के अनुसार है कि नहीं है। तो इसलिए इसको परिशुद्धता को देखना बहुत आवश्यक है और परिशुद्धता का परीक्षण करना संपादन का एक कठिन काम होता है, ये कोई सरल काम नहीं होता। उसके बाद इसमें शुद्धता की सीमा को भी देखना पड़ता है कि जैसे कि कोई भी हम अनुसंधान करते हैं तो ये निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको किस सीमा तक शुद्धता प्राप्त करना है।
यदि हम किसी राष्ट्रीय आय की जांच कर रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष की आय के बारे में प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न का जवाब मिलता है 739 रुपये 90 पैसा। तो इसको हम लोग 740 रुपये ही मानते हैं। वैसे ही देश की जनगणना कर रहे हैं तो एक दो व्यक्ति छूट जाए तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसी सब शुद्धता को प्राप्त करने के लिए दूसरा कदम उठाया जाता है, जिसको बोलते हैं उपसादन या सन्निकटता। क्योंकि संकलित समंकों को हम लोग उसी रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कुछ जटिलताएं पाई जाती हैं, और साथ ही साथ कुछ बड़े अंक भी होते हैं, कठिन अंक होते हैं, जिनको याद करने में समझने में कठिनाई होती है। तो इसीलिए इनको निकटतम अंकों तक परिवर्तित कर दिया जाता है, इसीलिए इसको उपसादन बोलते हैं। जैसे कि हम कहें कि 9,83,587, तो इसके स्थान पर यदि हम लोग 9,44,000 बोल दें तो ये ज़्यादा आसान होगा। और जैसे कि 154.676, इस अंक का प्रयोग करने के बदले हम लोग ये बोलें कि 154.7 लगभग, तो ये ज़्यादा उचित होगा, गणना करने में भी सहूलियत होगा और समझने में भी सहूलियत होगा। उसके बाद आखिरी जो है हम लोग देखेंगे वो है सांख्यिकी विभ्रम। सांख्यिकी विभ्रम एक्चुअली में ये त्रुटि और विभ्रम को एक ही माना जाता है। यदि हम लोग ये कहें कि किसी कक्षा में 42 छात्र हैं और गणना करने के पास ये हुआ कि 40 छात्र बैठे हैं, तो ये अशुद्धि होगी। लेकिन यदि हम ये कहें कि एक कक्षा में 10 बेंच हैं और एक बेंच में 4 छात्र बैठते हैं, तो कक्षा में 40 छात्र होंगे, लेकिन वास्तव में है 42 छात्र, तो ये विभ्रम होगा। अर्थात विभ्रम का अर्थ गणितीय अशुद्धता से नहीं है, बल्कि इस कारण उत्पन्न होता है कि समंकों के संकलन में निदर्शन की तुलना में पूर्ण क्षेत्र को सम्मिलित करना संभव नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम लोग सांख्यिकी विभ्रम कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सांख्यिकी विभ्रम का तात्पर्य गणितीय अशुद्धि या त्रुटि से नहीं है। सांख्यिकी में विभ्रम का प्रयोग एक विशिष्ट रूप में किया जाता है। यदि किसी तथ्य को उसी रूप में न रखा जाए जैसा कि वो वास्तविक में है, तो उसको विभ्रम कहते हैं।